हेलो गाइस, करंट अफेयर से संबंधित आज की वीडियो में 26 से 30 जुलाई 2022 के मध्य घटित प्रमुख घटनाओं को संकलित किया गया है। वीडियो के अंत में कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं संक्षिप्त रूप में भी प्रस्तुत की गई है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखें, काफी महत्वपूर्ण सामग्री आपको आज मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिक्की सर्वे द्वारा भारत की जीडीपी विकास का अनुमान घटाकर हाल ही में कितना प्रतिशत किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी 7%। फिक्की अर्थात फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने 21 जुलाई 2022 को अपना तिमाही सर्वेक्षण जारी की है। दोस्तों, सर्वेक्षण ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में पिछले 7.4% से भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि के अनुमान को घटाकर 7% कर दिया है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि यूक्रेन में युद्ध से मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन उच्च रहने और उपभोक्ता मांग में कमी आने की संभावना है। लेकिन सच्चाई ये है कि फिक्की ने अपने सर्वेक्षण में पाया है कि चीन में मंदी आ चुकी है। जी हाँ, वहाँ रिसेशन आ चुकी है और वह भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक है। इससे निर्यात को नुकसान पहुंचने की प्रबल संभावना है और भारत के आर्थिक विकास को भी इससे प्रभावित होने की संभावना है। इसलिए फिक्की ने भारत के जीडीपी के विकास दर को घटाकर 7% किया है। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष पिंड की नासा ने हाल ही में एक इंद्रधनुषी तस्वीर साझा की है? आंसर है ऑप्शन डी प्लूटो। नासा ने प्लूटो की एक बहुरंगी छवि साझा की है जो एक नई प्रकाश में बौने ग्रह, जिसे हम ड्वार्फ कहते हैं, की जटिल सतह को प्रदर्शित करती है। दोस्तों, प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, उन्हें ड्वार्फ कहा जाता है। न्यू होराइजन्स मिशन के वैज्ञानिकों द्वारा इस आकाशीय पिंड के अलग अलग क्षेत्रों के बीच कई सूक्ष्म रंग अंतरों को उजागर करने के लिए इंद्रधनुषी रंग की छवि बनाई गई थी। दोस्तों, न्यू होराइजन्स नामक उपग्रह को 19 जनवरी 2006 को लॉन्च किया गया था। फरवरी 2007 में यह बृहस्पति ग्रह से भी आगे निकल गया था और 2015 की गर्मियों में यह प्लूटो और उसके चंद्रमा का 6 महीने तक अध्ययन भी किया था। 14 जुलाई 2015 को न्यू होराइजन्स प्लूटो के निकटतम दूरी तक पहुंच गया था। दोस्तों, जैसा कि मालूम है कि प्लूटो पहले हमारे सौर मंडल के 9 ग्रहों में से एक ग्रह के रूप में इसे गिना जाता था। अगस्त 2006 में प्राग, जो चेक गणराज्य की राजधानी है, वहां पर हुए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय सम्मेलन में ये निर्णय लिया गया कि इसे ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया जाए, क्योंकि ग्रहों के लिए जो शर्तें रखी गई थी उसका ये पूरी तरह पालन नहीं कर रहा था और इस सम्मेलन में इसे एक बौने ग्रह की श्रेणी में डाउनग्रेड कर दिया गया था, यानी इसे ड्वार्फ कहा जाने लगा था। प्लूटो आकार में संयुक्त राज्य अमेरिका की जो चौड़ाई है उसका लगभग आधा है और इसका जो सबसे बड़ा चंद्रमा, जिसे चारोन नाम दिया गया है, इसके आकार का यानी प्लूटो के आकार का आधा है। हाल ही में भारत के कितने नए वेटलैंड्स को रामसर स्थलों में शामिल किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी 5। हाल ही में भारत में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 5 नए वेटलैंड्स को, वेटलैंड्स यानी जो झील या दलदली भूमि है उसे वेटलैंड्स कहा जाता है, को रामसर स्थलों में शामिल किया गया है। दोस्तों, भारत में नए रामसर वेटलैंड स्थलों में तमिलनाडु के 3, मिजोरम के 1 और मध्य प्रदेश के 1 वेटलैंड को शामिल किया गया है। इन 5 नए वेटलैंड्स को शामिल किए जाने के पश्चात भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या अब 54 हो गई है। याद रखें, रामसर स्थलों यानी वेटलैंड्स की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो यह 54 हो गई है। इससे पहले रामसर स्थलों की संख्या 49 थी। दोस्तों, रामसर ईरान में एक शहर है जहां 1971 में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें दुनिया भर के देशों ने इस बात के लिए एग्रीमेंट या एग्री की थी कि वे अपने अपने देश में झीलों के संरक्षण, जो आर्द्र भूमि है, जो वेटलैंड्स है, उसके संरक्षण के लिए कार्य करेंगे। भारत भी इसमें शामिल रहा था। तो भारत में रामसर आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड्स का जो उद्देश्य है वो है आर्द्र भूमि का एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क विकसित करना जो वैश्विक जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और मानव जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
जिन 5 नए स्थलों को रामसर वेटलैंड्स में शामिल किया गया है वे हैं कड़िकेली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, पल्लीकरनई रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु, पिचवड़म मैंग्रोव तमिलनाडु। ये तीनों तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत हैं, जबकि पाला वेटलैंड मिजोरम में और साख्य सागर मध्य प्रदेश में। इन पांचों को रामसर वेटलैंड्स के अंतर्गत शामिल किया गया है। भारत के इंदरमित गिल को किस विश्व संस्था का मुख्य अर्थशास्त्री और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई है? आंसर है ऑप्शन बी, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। भारत के इंदरमित गिल को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। वह कौशिक बसु के बाद यह पद संभालने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। ध्यान रहे कि कौशिक बसु पहले भारतीय थे जिन्हें विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया था और अब इंदरमित गिल दूसरे ऐसे भारतीय हैं। इंदरमित गिल का कार्यकाल 1 सितंबर 2022 से आरंभ होगा। गिल को बहुपक्षीय विकास बैंक में विकास अर्थशास्त्र के लिए मुख्य अर्थशास्त्री और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वे क्यूबा अमेरिकी अर्थशास्त्री, जी हां, क्यूबा मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री कार्मेन एम रेनहार्ट का स्थान लेंगे। दोस्तों, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि कौशिक बसु पहले भारतीय थे जिन्हें विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया था। उन्होंने 2012 और 2016 के बीच अपनी सेवा प्रदान की थी। अन्य 2 भारतीय अर्थशास्त्री रघुराम राजन और गीता गोपीनाथ, इन दोनों के नाम आप याद रखें, लेकिन ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनके मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कार्य किया है। वर्तमान में गीता गोपीनाथ इस पद पर कार्यरत हैं। दोस्तों, जैसा कि मालूम है कि विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो पूंजी से संबंधित परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए निम्न और मध्यम आय वाले देशों को अनुदान और ऋण प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में आप ये ध्यान रखें कि विश्व बैंक निर्धन राष्ट्रों को लंबी अवधि के लिए ऋण प्रदान करती है जो विशेष परियोजनाओं के निर्माण से संबंधित होते हैं। यह अवधि 20 वर्षों तक की हो सकती है। यहाँ यह ध्यान रखें कि विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री बैंक की वरिष्ठ प्रबंधन टीम का सदस्य होता है जो विश्व बैंक के अध्यक्ष और संस्था के प्रबंधन को आर्थिक मुद्दों पर सलाह देता है। नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2021 लोकसभा में किस दिन पारित किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, 27 जुलाई 2022 को। 27 जुलाई 2022 को लोकसभा ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक नेशनल एंटी डोपिंग बिल को पारित किया है। दोस्तों, यह बिल एथलीटों, सहायक कर्मियों और अन्य लोगों को खेल में डोपिंग में शामिल होने से प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है। इस बिल के लागू हो जाने के बाद भारत ऐसे गिने चुने देशों में शामिल होगा जिसका एंटी डोपिंग कानून और टेस्टिंग लैब भी होगा। अब खिलाड़ियों के सैंपल भेजने को लेकर दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म होगी और यह विधेयक आत्मनिर्भर भारत पर बल देगा। दोस्तों, डोपिंग रोधी विधेयक जो 2021 की है उसे 2022 में प्रस्तुत किया गया है लोकसभा में और यह अभी सिर्फ लोकसभा से ही पारित हुई है। अभी राज्यसभा और इसके पश्चात राष्ट्रपति का अनुमोदन मिलना बाकी है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि एथलीटों, सहायक कर्मियों और अन्य व्यक्तियों को खेल में डोपिंग में शामिल होने से रोकना। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि खिलाड़ी या एथलीट तो समझ में आते हैं, ये सहायक कर्मी कौन लोग होते हैं? तो याद रखें कि सहायक कर्मियों में कोच अथवा प्रशिक्षक जो ट्रेनर होते हैं वे, प्रबंधक, टीम स्टाफ, चिकित्सा कर्मी और एथलीट के साथ काम करने वाले या उसका इलाज करने वाले अन्य लोग इसमें शामिल हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को दिन और रात में फहराने की अनुमति देने के लिए केंद्र सरकार ने किस दिन भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया है? आंसर है ऑप्शन ए, 20 जुलाई 2022 को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को दिन और रात में फहराने की अनुमति देने के लिए केंद्र सरकार ने 20 जुलाई 2022 को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया है। पहले भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा केवल सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच ही फहराया जा सकता था, यानी जब भी ये झंडा हमें फहराना होता था तो सूर्योदय के पश्चात ही और सूर्यास्त होने के पहले उसे उतार लिया जाता था।
अब इस संशोधन के पश्चात भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अब दिन और रात कभी भी फहराया जा सकता है। दोस्तों, यह केंद्र के हर घर तिरंगा अभियान को और भी गति प्रदान करने वाली है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से 13 से 15 अगस्त के बीच, जी हां, इस वर्ष 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों में तिरंगा फहराने का आग्रह किया है। दोस्तों, ध्यान रहे, इस वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि आज़ादी के मिले हुए हमें 75 वर्ष हो चुके हैं। आइए जानते हैं ध्वज संहिता के संबंध में। तो भारत का ध्वज संहिता कानून, प्रथाओं, निर्देशों और परंपराओं का एक समूह है जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग, उसके प्रदर्शन और फहराने से संबंधित रहा है। तो ये जो ध्वज संहिता है, ये ध्यान रखें कि भारत का ध्वज संहिता कब लागू किया गया था। तो वो तारीख है 26 जनवरी 2002, जिस दिन भारत में ध्वज संहिता को लागू किया गया था। आइए अब संक्षिप्त रूप में कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं को देखते हैं। कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? यह दिन है 26 जुलाई। प्रत्येक वर्ष इसी दिन कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इंग्लैंड के किस क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है? यह है लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड, जो सुनील गावस्कर के नाम पर अब रखा गया है। लगातार दूसरे वर्ष भारत की सबसे अमीर महिला कौन रही हैं? यह है रोशनी नादर। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? यह है बर्मिंघम, इंग्लैंड में इस वर्ष कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किसे भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया है? ये हैं बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, जिन्होंने ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वज का वहन किया था। किस भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात आईआईटी ने अफ्रीकी देश तंजानिया में अपना नया परिसर स्थापित किया है? ये है आईआईटी मद्रास। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी अथवा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो करंट अफेयर्स से संबंधित यह चैनल आपके लिए बेहद उपयोगी है। यहाँ सिर्फ महत्वपूर्ण घटनाओं का ही संकलन किया जाता है। यदि आपको ये पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में शीघ्र ही। टिल देन, बाय।